फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का थर्ड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवा दिया गया है, जिसका आज हम बात करेंगे उसके एनालिसिस की और उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस की। अगर हम बात करते हैं उसके एनालिसिस की, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 17 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से आपके पास 1 से लेकर 8 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 17 तक आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं कि आपके पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल यहाँ पर हमने इजी टू मॉडरेट रखा था। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के इसके प्रॉपर सॉल्यूशन के एनालिसिस की। क्लियर है? तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो आपके मॉक टेस्ट थर्ड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के ऐड किया था ताकि आप इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको भी आप इजीली डिस्कस कर सके। क्लियर है? अब देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, कि जो आपका सीवेज होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी किसकी बात करूंगा मैं, पीएच की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं, पीएच। तो अगर मैं बात करूंगा पीएच, तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के सीवेज होते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले हम यहाँ पे पीएच की बात कर रहे हैं। और पीएच में हम सर 2 तरह के सीवेज की स्टडी करते हैं। एक होता है सर आपके पास फ्रेश सीवेज होता है, और दूसरा सर आपके पास सेप्टिक सीवेज होता है। कौन कौन सा होता है सर हमारे पास, एक हम बात करेंगे सर आपके फ्रेश सीवेज की बात करेंगे, ठीक है, और एक हम सर उसके सेप्टिक सीवेज की बात करेंगे। कौन से करेंगे सर, सेप्टिक सीवेज की बात करेंगे। तो जब भी हम फ्रेश सीवेज की बात करते हैं, तो जो इसका पीएच की जो रेंज होती है वो कितनी होती है सर, वो सभी को पता है। पीएच की रेंज जो होती है वो आपके पास मोर देन 7 होती है। मोर देन 7 का मतलब अगर मैं इसकी एग्जैक्ट रेंज बताना चाहूं, तो इसकी एग्जैक्ट रेंज क्या होती है सर आपके पास, वो 7 से लेकर 9.5 के बीच में होती है। क्लियर है? बट जब मैं सेप्टिक सीवेज की बात करता हूं, तो जो सर इसके पीएच की जो रेंज होती है वो लेस देन 7 होती है। लेस देन 7 कितनी होती है सर, ये देखिएगा इसकी जो रेंज होती है हमारे पास वो रहती है 4.5 से लेकर 6.5 के बीच रहती है। क्लियर है? तो ये आप सभी जानते हैं कि जब आपकी रेंज क्या है सर, मोर देन 7 है, तो जो आपका फ्रेश सीवेज होगा वो किस नेचर का होगा सर, वो आपके पास एल्काइन इन नेचर्स का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वो कैसा होगा सर, आपके पास एल्कलाइन नेचर्स का होगा। बट अगर सर उसका पीएच क्या है हमारे पास, लेस देन 7 है, तो इसका मतलब क्या हो, किस नेचर का होगा सर, वो आपके पास एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा सर आपके पास, वो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। जरूरी नहीं, आज तो उसने बात कर ली है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हम देखेंगे, बट हमने पहले डिस्कस किया उसका पीएच। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि एक फ्रेश सीवेज होता है, एक सेप्टिक सीवेज होता है। फ्रेश सीवेज जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, जो आपके पास रेंज रहता है 7 से 9.5, जो एल्काइन इन नेचर का होता है। क्लियर है? सेप्टिक सीवेज का जो होता है पीएच वो लेस देन 7 होता है, जिसकी रेंज रहती है 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में रहती है, जो कैसी नेचर का होता है सर, एसिडिक नेचर का होता है। अब आपने मुझे बताना है कि सर इसका फ्रेश सीवेज होता है उसका कलर कैसा होता है, और सेप्टिक सीवेज होता है उसका कलर कैसा होता है, ये आपके लिए है। क्लियर है? इतना हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसकी बात करते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी की, किसकी, आपके सीवेज की, तो कितनी होती है सर, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो उसकी जो रेंज होती है हमारे पास वो रहती है सर 1.2 से लेकर 1.4 रहती है। तो अगर मैं बात करता हूं, तो ये 1.2 टू 1.4 का मतलब क्या है कि जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है किसकी सर, आपके पास सीवेज की, वो क्या रहती है सर आपके पास, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहती है। क्लियर है? तो यही लिखा उसने, क्या 0 होती है, स्लाइटली लेस देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपके पास क्या होती है सर, 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर रेंज क्या है 1.2 टू 1.4 है। क्लियर है? ये चीज आपने अच्छे से कवर कर लेना है। अब हम बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि इमहॉफ कोन इज यूज्ड टू मेजर इन सीवेज। आपको बात की जा रही है इमहॉफ कोन। ये जो आपका इमहॉफ कोन होता है, ये आपके पास एक कॉनिकल टाइप का शेप होती है, कॉनिकल वेसल बोल सकते हैं आप उसको। क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास कॉनिकल वेसल होता है। ठीक है, यहाँ ओपन से क्या होता है, थोड़ा सा ये खुला होता है, जिसका डाया डी होता है। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास कुछ ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती है, उसको भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास ग्रेजुएटेड रिंग होगी यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ इस कॉनिकल वेसल की, ये क्या है सर हमारे पास, ये है कॉनिकल वेसल है।
ठीक है, ये कॉनिकल वेसल है जिसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करता हूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है सर आपके पास, इसकी कैपेसिटी होती है आपके पास 1 लीटर्स होती है। क्या होती है, 1 लीटर्स होती है। और अगर मैं बात करता हूं सर इसके डिटेंशन टाइम की, तो इसका डिटेंशन टाइम कितना होता है सर आपके पास, 120 मिनट होता है। कितना होता है, 120 मिनट होता है, जिसको आप एज ए लिख सकते हैं 2 हार्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जब ये कॉनिकल वेसल होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इम्हॉफ कोन होता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है सर आपको, इम्हॉफ कोन। ठीक है, किसने दिया था सर, ये आपके इम्हॉफ साहब ने दिया था। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्हॉफ कोन बोलते हैं। ठीक है, एक आपके पास इम्हॉफ ट्रीटमेंट यूनिट भी है। जब आप क्या करोगे, जब आप वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंट यूनिट्स आते हैं इन एनारोबिक प्रोसेस से, जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि जब भी आप एनारोबिक ऑपरेशंस को लर्न करते हो तो उसके लिए आप रहता है एसएमएस। एस क्या होता है सर आपके पास, सर एस होता है आपके पास सेप्टिक टैंक होता है, बिल्कुल सही होता है। एम क्या होता है सर आपके पास, इम्हॉफ टैंक होता है। क्या होता है सर आपके पास, इम्हॉफ टैंक होता है। क्लियर है। और एस क्या होता है सर आपके पास, ये होता है सर आपके पास स्लज डाइजेशन टैंक होता है। क्या होता है, स्लज डाइजेशन टैंक होता है। स्लज डाइजेशन टैंक होता है। क्लियर है, कुछ यही बताया था, बिल्कुल बताया था। और ये किसकी प्रेजेंस में, एब्सेंस में वर्क करते हैं सर, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, O2 की एब्सेंस में वर्क करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सर आपके पास, एनारोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। क्लियर है। कुछ आपके पास ऐसे भी होते हैं जो किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं ट्रैप। ट्रैप हो गया आपके पास, ट्रैप मींस होता है जाल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां से भी, तो ट्री से होता है आपके पास सर ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, आर से होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है, ए से होता है सर एक्टिविटी स्लज प्रोसेस होता है, पी से होता है आपके पास ऑक्सीडेशन पॉन्ड। और ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो मॉडिफिकेशन है वो रहता है आपके पास ऑक्सीडेशन डिच रहता है। क्या रहता है सर, ओडी मतलब ऑक्सीडेशन डिच रहता है। तो जिस तरह से हमारा सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक का भी क्या है, मॉडिफिकेशन से, वो है आपके पास इम्हॉफ टैंक। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास इम्हॉफ कोन होता है और एक आपके पास इम्हॉफ टैंक होता है। इम्हॉफ टैंक क्या करता है आपका, ये आपके स्लज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट का यूनिट है, जबकि इम्हॉफ कोन क्या करता है सर, आपके सेटलेबल सॉलिड को मेजर करता है, जो कैसा होता है आपके पास, एक कॉनिकल वेसल का होता है, जिसकी कैपेसिटी आपके पास 1 लीटर्स की होती है। अगर हम बात करते हैं इसके डिटेंशन पीरियड की, तो इसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो 120 मिनट का होता है, यानी कि आपके पास 2 हार्स का होता है। क्लियर है। और ये ग्रेजुएटेड कर सकता है आपका कितना सर, ये 50 ml तक। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे। द एवरेज बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज कितना होता है सर, 80 केजी पर डे पर पर्सन होता है, या 8 केजी पर डे पर पर्सन होता है, या 0.8 केजी पर डे पर पर्सन होता है, या 0.08 केजी पर डे पर पर्सन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, डी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपके पास होता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, ये होता था इंडस्ट्रियल बीओडी। इट इज द रेशो ऑफ, आप लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ इंडस्ट्रियल बीओडी टू द एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी। एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ बीओडी, तो कितना होता है सर आपके पास, होता है सर 0.08 केजी पर डे पर पर्सन होता है। ठीक है, यही बताया था, बिल्कुल सर यही बताया था। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया सर, इसका डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चंस बोल रहा है कि कंप्लीट थ्रू ट्रीटमेंट शुड जनरली बी ए गिवन सीवेज बिफोर डिस्पोजल इन द स्ट्रीम। कि आपको कब यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जब सीवेज बिफोर डिस्पोजल इन स्ट्रीम इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज अवेलेबल। डाइल्यूशन फैक्टर आपको मैंने बताया था, इट इज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो होता है आपके पास, रिवर के डिस्चार्ज का और सीवेज के डिस्चार्ज की रेशो को हम क्या बोलते हैं सर, डाइल्यूशन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना था, जो मैंने आपके लिए बताया था। यहाँ पे मैं कुछ एक डाइल्यूशन फैक्टर बता रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे कुछ उसके ट्रीटमेंट प्रोसेस बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ठीक है,
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर सर आपका डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो सर, डाइल्यूशन फैक्टर अगर हमारे पास मोर देन क्या हो सर 500 हो, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, नो ट्रीटमेंट। तो वहां पे सर हमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं पड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आपका रॉ स्लज होगा, यानी कि जो भी आपका किसकी बात कर रहे हैं हम, रॉ सीवेज होगा, रॉ सीवेज कैन बी डिस्पोज्ड डायरेक्टली, उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कि सर अगर हमारे पास जो डाइल्यूशन फैक्टर रहेगा किस किस के बीच में रहेगा सर, वो आपके पास वो सर 300 और 500 के बीच में रहेगा, 300 और 500 के बीच में रहा, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो सस्पेंडेड सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है, एसएस मतलब सस्पेंडेड सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है, वो शुड नॉट बी मोर देन 150 ppm, 150 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तब जब आपने क्या कर दिया, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया और कंसंट्रेशन सस्पेंडेड सॉलिड की 150 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपका डाइल्यूशन फैक्टर क्या रहता है सर, आपके पास 150 और 300 के बीच में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बीच में रहेगा तो आपको क्या रखना है, यहाँ तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है क्या, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, बट साथ में आप उसको कोगुलेशन भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप सर, आपको उसका स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन भी करना पड़ेगा, और वहां पर आपको कुछ केमिकल भी ऐड करना पड़ेगा, जिसको मैं बोल सकता हूं कोगुलेशन प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा आपको, कोगुलेशंस भी करना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। और इस कंडीशन में मेरे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो शुड नॉट बी मोर देन 60 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद सर अगर लेस देन आपके पास 150 रहा तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, वहां पर कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और कंप्लीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है और फाइनल ट्रीटमेंट आता है। क्लियर है। और इस कंडीशंस में आपको एक चीज और भी याद रखना कि जो सस्पेंडेड सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है शुड नॉट बी मोर देन, वो 30 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो बीओडी की कंसंट्रेशन है एट ए 5 days एट ए 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपके पास किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, वो आपके पास 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा टेबल आज तो उसने पूछा है कि कंप्लीट थ्रू ट्रीटमेंट, कि कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको कब रिक्वायर्ड होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको तब रिक्वायर्ड होगा जब आपका डाइल्यूशन फैक्टर लेस देन 150 है। जब लेस देन 150 है वहां पे आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, उस सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। क्लियर है। बट साथ में आपको ये भी देखना होगा कि उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो 30 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास बीओडी एट 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर इसका सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि एल्गी डाइज आउट थ्रू द फिश लाइफ में बी सर्वाइव इन द रिवर जोन। देखिए क्या होता है, ये जो आपके पास रिवर के जोन आते हैं कि जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि एक पॉइंट्स पे आपका रिवर जोन मीट करता है और उसी पॉइंट्स पे आपका क्या फॉल कर रहा है, आपका सीवेज डिस्चार्ज फॉल कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि रिवर जो है वो अपने डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। उनमें जो जोन आता है आपके पास, वो जोन ऑफ डिग्रेशंस भी हो सकता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, जोन ऑफ रिकवरी भी हो सकता है और जोन ऑफ क्लियर वाटर भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इनको पहले 1 by 1 डिस्कस करूंगा कि जो जोन ऑफ डिग्रेशंस होता है ये आपके पास फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट जोन ऑफ आपका रिवर वाटर होता है। पहला जोन होता है, इनको बिल्कुल उन्होंने क्या दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट जोन आता है आपका सर जोन ऑफ डिग्रेशन, फिर आता है एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिर आता है जोन ऑफ रिकवरी आता है तीसरे पे, और जोन ऑफ क्लियर आता है आपके पास फोर्थ पे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे 1 by 1 करूंगा। पहले मैं किसकी बात करूंगा, जोन ऑफ डिग्रेशंस की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं सर हम, जोन ऑफ डिग्रेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जोन ऑफ डिग्रेशन में क्या होता है, जोन ऑफ डिग्रेशन में आपके पास होता है कि जो इसमें आपका वाटर्स रहता है वो कैसा रहता है आपके पास, वो डार्क रहता है एंड आपके पास टर्बिड रहता है। तो पहला पॉइंट जो रहेगा कि जो आपका वाटर रहेगा, वाटर बिकम, वो कैसा रहेगा सर, डार्क रहेगा एंड आपके पास टर्बिड रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया है। अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो डीओ रिड्यूस अप टू 40% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू। ये सैचुरेशन वैल्यू से कितना डीओ फॉल हो जाता है आपके पास, 40% डीओ फॉल हो जाता है। और इस जोन में आपका एल्गी क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। इस जोन में जो आपका एल्गी है वो क्या हो जाती है सर, आपकी डाई हो जाती है। ठीक है, डाई हो जाती है। बट जो फिश लाइफ है वो आपकी क्या करती है, सर्वाइव करती है। फिश लाइफ है जो आपकी वो क्या करती है, सर्वाइवर करती है। ठीक है, तो इसने यही तो पूछा है कि कौन से जोन में आपकी फिश लाइफ सर्वाइव करती है, तो सर वो लाइव करती है आपके जोन ऑफ डिग्रेशन में। तो आपका आंसर मिल गया है सर यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेशन। देखिएगा वो पहला ही जोन होता है जहाँ पे आपका वाटर कैसा हो जाता है सर, डार्क हो जाता है और बिल्कुल टर्बिड हो जाता है। डीओ क्या हो जाता है, अचानक आपका फॉल हो जाता है। कितना फॉल हो जाता है आपका, 40% तक एज ए सैचुरेशन, यानी कि जितना डीओ वहां पे था उसका 40% तक क्या हो जाता है सर, रिडक्शन हो जाता है, जिससे वहां पे जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो तो डाई हो जाती है, बट फिश की जो लाइफ है वो अभी भी सर्वाइव कर पाती है। जब फिश की लाइफ अभी भी सर्वाइव कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है सर, अभी भी वहां पर आपके पास 4 ppm तक क्या है, आपका डीओ प्रेजेंट है। क्लियर है, क्योंकि फिश की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें कितना डीओ चाहिए होता है सर, 4 ppm चाहिए होता है। और ये वैल्यू आपके पास 3 ppm से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 ppm से कम हो जाएगा तो फिश की जो लाइफ होती है वो क्या हो जाएगी, आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्लियर है, तो ये जोन ऑफ डिग्रेशन देखा हमने। अब हम देखते हैं सर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है सर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में क्या होगा, देखिएगा यहां तो आपकी 40% क्या हो गया है, सैचुरेशन वैल्यू से डीओ कम हो गया है। बट जब हम बात करते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है कि कभी कभी वो 0 भी हो जाता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास डीओ होता है इन दिस जोन डीओ फॉल्स में टू 0, वो आपके पास 0 भी जा सकता था। अब देखिएगा अच्छा खासा वहां पे लाइफ क्या कर रही थी, आपकी फिश के सर्वाइव कर रही थी, बट सेकंड स्टेज तक आते आते क्या हो गया कि डीओ का लेवल इतना गिर गया कि वो 0 के आसपास पहुंच गया। जब 0 के आसपास पहुंच गया तो यहाँ पे फिश की लाइफ क्या होगी, आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी जो फिश थी वो भी क्या कर गई सर, आपकी डाई कर गई है। क्लियर है, पहले तो आपकी एल्गी डाई कर गई थी, बट अब आपकी क्या हुआ, सेकंड स्टेज में आपकी फिश भी क्या कर गई है सर, यहाँ पर डाई कर गई है। अब जब डाई कर गई है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, आपका हैवी पॉल्यूशंस होगा। क्या होगा सर, यहाँ पर आपका हैवी पॉल्यूशंस होगा। अब जब सर हैवी पॉल्यूशंस होगा तो यहाँ पे डिफरेंट गैसेस निकलेंगी आपके पास। ठीक है, बिल्कुल निकलेंगी सर। वो गैसेस क्या हो सकती है सर, वो गैसेस हो सकती है हमारे पास यहाँ पर सर H2S हो सकता है। देखिएगा सिंपल सा फंडा है भाई, इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि अब कंडीशंस कैसे बन गई है, पूरी एनारोबिक बन गई है। जब एनारोबिक बन गई है तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन के एंड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है सर, मीथेन हो सकता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। क्लियर है, तो आपका जोन कैसा हो गया सर, अब आपका काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। उसके बाद आता है जोन ऑफ रिकवरी। क्लियर है, तो जोन ऑफ रिकवरीज के बारे में भी अब देखते हैं कि जोन ऑफ रिकवरी, जब भी हम बात करते हैं जोन ऑफ रिकवरीज के बारे में, तो जोन ऑफ रिकवरी में क्या हुआ था कि अभी जो आपका डीओ क्या कर रहा था, बिल्कुल 0 के आसपास चला गया था। अब वो कम से कम आपका राइज करने की कोशिश करेगा, कहां तक, अप टू 40% तक राइज करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं डीओ कंटेंट राइज। यहाँ पे क्या होता है सर, आपके पास डीओ कंटेंट राइज अप टू 40%। डीओ कंटेंट राइज up to 40% of its saturation value, क्लियर है
सैचुरेशन वैल्यू तक उसने क्या कर लिया है, आने की कोशिश की है कि जहां पे वो पहले फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था 40% डीओ क्या हो गया था आपका सैचुरेशन वैल्यू से कम हो गया था, वहां तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद आता है आपका लास्ट जोन, और लास्ट जोन में आता है आपका जोन ऑफ क्लियर वाटर। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, जोन ऑफ क्लियर वाटर्स की बात करेंगे। तो देखिएगा जोन ऑफ क्लियर वाटर्स में क्या होता है, क्लियर वाटर में, जोन ऑफ क्लियर वाटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है सर आपका, इसमें होता है कि जो भी आपके डीओ है वो राइज हो जाती है अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक, कि जितना डीओ पहले प्रेजेंट था अब उतना डीओ अब उसमें रह गया है। ठीक है, कि जो डीओ वैल्यू राइज, कि जो डीओ वैल्यू है वो आपकी क्या कर जाएगी अब, राइज अप टू सैचुरेशन वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, बट यहाँ पर आपके पास पैथोजेंस क्या रहते हैं, रिमेन्स रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, बट पैथोजेंस अभी भी रिमेन्स रहते हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पे जोन ऑफ क्लियर वाटर्स में आपकी जो फिश की जो लाइफ है वो क्या कर सकती है, आपकी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि अब डीओ है वो आपकी क्या आ गया सर, अपना सैचुरेशन वैल्यूज पॉइंट पर पहुंच चुका है। क्लियर है। तो देखिएगा जितने भी आपके पास जोन ऑफ रिवर बोल दो या स्टेजेस ऑफ रिवर बोल दो वो आपके पास है, और ये स्टेजेस है जहां पे क्या करते हैं, ये आपके वाटर को सेल्फ प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। आज तो क्या किया जा रहा है उसमें कि जो भी आपका स्लज है उस स्लज उस पे ऊपर डिस्पोज किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे कौन कौन से जोन बनते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी और जोन ऑफ क्लियर वाटर्स फॉर्म होता है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सैक कर्व मैनिफेस्ट। तो ये आप सभी को पता है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सैक कर्व बनता है किसका बनता है सर, आपके पास बीओडी डिमांड का बनता है या बीओडी डेफिसिट का बनता है, या वेरिएशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन का बनता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिसिट का बनता है। तो ये जो ग्राफ बनता है आपके पास किस किस के बीच में बनता है, डीओ वर्सेस टाइम के बीच में बनता है। कुछ यही बताया था आपके पास, बिल्कुल सर। तो हम बना सकते हैं, ये हो गया सर आपके पास टाइम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया सर ये डीओ हो गया। डीओ का जो कंटेंट होगा वो सर आपके पास मिलीग्राम पर लीटर्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ का, तो यहाँ पे कुछ इसका सैचुरेशन पॉइंट भी होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, सैचुरेशन। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लेवल ऑफ डीओ सैचुरेशन, लेवल ऑफ डीओ सैचुरेशन हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं आपके रिवर में जो ऑक्सीजन सैक कर्व बनेगा कुछ सर किस तरह से बनेगा सर, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है सर हमारे पास, कौन सा कर्व है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड कर्व है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दैट इज O2 डिसॉल्व्ड कर्व है। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ आपके पास कर्व इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये अगर मैं बात करता हूँ इस वाले की नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास ए कर्व है, ये मेरे पास बी कर्व है और ये मेरे पास सी कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं सी कर्व की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो भी आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो रही है आपके पास, कॉम्युलेटिव एडिव हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको सर, हम बोल सकते हैं कॉम्युलेटिव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको लिख सकते हैं कॉम्युलेटिव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिऑक्सीजनेशन को या डीऑक्सीजनेशन को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिऑक्सीजनेशन, जिसको मैं KR भी बोल सकता हूं, और R कई बुक में लिख सकते हैं, RR भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे सर आपके ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कॉम्युलेटिव एडिशन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं कॉम्युलेटिव डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लिख सकते हैं या तो KD लिख दूं यहाँ पर, या मैं RD लिख दूं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना, नाम रखना है। तो किसका रिप्रेजेंट करता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट, रिऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है, यानी कि आपके Kr की बात कर रहा है। एट K of a stream is 0.30 at 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपके पास Kr दे दिया है एट ए 20 डिग्री सेल्सियस, रिऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दे दिया है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे दिया है, आपके पास दे दिया है सर 0.30 दे दिया है। तो आपको रिऑक्सीजनेशन निकालना है एट ए 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिऑक्सीजनेशन होता है, एक डीऑक्सीजनेशन होता है, तो दोनों के लिए आपके मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं सर, आपके वेरी करते हैं। तो इसके लिए रिलेशन था सर KRT डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, KR एट ए 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज आपके पास फॉर्मूला क्या था 1.016 T की पावर -20। किसका था आपके पास, ये था रिऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट का। बट जब हम डीऑक्सीजनेशन का निकालेंगे तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास Kr एट 20 डिग्री सेल्सियस सर 0.30 दिया है इन 1.016 T की पावर -20, ठीक है। अब जब आप इसको T कितना है सर, T है हमारे पास 22 दिया है, तो आप कर सकते हैं 22 - 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो ये सर आएगा 0.31 आ जाएगा। तो यही तो पूछा आपसे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सर 0.31 आ जाएगा, ठीक है। ये तो रिऑक्सीजनेशन की बात की है, बट जब मैं डीऑक्सीजनेशन की बात करता हूँ तो KD एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KD एट 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.047 की पावर T -20 हो जाएगा। अब T क्या है सर आपके पास, यहाँ पर T है टेम्परेचर, ठीक है। आज तो उसने रिऑक्सीजनेशन पे पूछा है, कल को हो सकता है वो आपको डीऑक्सीजनेशन पे भी पूछ सकता है। तो ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले को क्या रख सकते हो आप, इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंसीडर एज द थर्मोफिलिक रेंज ऑफ स्लज डाइजेशन। आपको बताना है कि स्लज डाइजेशन में जो आपका थर्मोफिलिक रेंज होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। जब भी हम आपके स्लज का डाइजेशन करते हैं तो वहां पर दो तरह की लेयर्स बनती है, एक होता है थर्मोफिलिक डाइजेशन, एक होता है मेसोफिलिक डाइजेशन, ठीक है। तो देखिएगा कि जब हम क्या करते हैं आपके स्लज का डाइजेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं सर स्लज का डाइजेशन करते हैं तो वहां पर आपके पास दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक होता है सर थर्मोफिलिक डाइजेशन, ठीक है, और एक होता है मेसोफिलिक डाइजेशन, ठीक है। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है सर हमारे पास थर्मोफिलिक डाइजेशन, और दूसरा होता है आपके पास मेसोफिलिक डाइजेशन, मेसोफिलिक डाइजेशन। सिंपल है, यहाँ पे थर्मोफिलिक डाइजेशन मतलब कि जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो आपके पास एज ए थर्मोफिलिक होंगे और यहाँ पे एज ए मेसोफिलिक होंगे, ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे आपके स्लज को डाइजेस्ट कर रहे होंगे, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ इसके थर्मोफिलिक डाइजेशन की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो रेंज रहती है, टेम्परेचर की जो रेंज रहती है वो आपके पास हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। बट अगर मैं मेसोफिलिक में बात करता हूं कि तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो रेंज रहती है वो आपके पास क्या रहती है सर, एज ए नॉर्मल रहती है, क्लियर है, एज कंपेयर टू थर्मोफिलिक डाइजेशन, ठीक है। अगर मैं थर्मोफिलिक डाइजेशन के टेम्परेचर की बात करता हूं उसके रेंज की, तो रेंज क्या रहती है सर उसकी, यहाँ पर वो 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस रहती है। बट जब हम बात करते हैं इसके रेंज की, तो यहाँ पे ये कितना होता है सर आपके पास, इसकी रेंज होती है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस रहती है, क्लियर है, बिल्कुल से। अगर मैं इसके ऑप्टिमम की बात करता हूं कि ऑप्टिमम कितना रहता है सर, इसका ऑप्टिमम रहता है सर इसका 57 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका ऑप्टिमम कितना रहता है सर आपके पास, इसका जो ऑप्टिमम रहता है वो रहता है सर आपके पास दैट इज 29 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्लियर है। तो आज तो उसने थर्मोफिलिक रेंज बोला है, कल को हो सकता है आपसे वो मेसोफिलिक रेंज के बारे में भी पूछ सकता है। तो थर्मोफिलिक रेंज की अगर हम बात करता हूं तो 40 से 60 डिग्री होता है, 60 से 70 नहीं होता सर, 40 से
29 से 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज हो सकती है ये आपकी मेसोफिलिक की हो सकती है, इसको आप मेसोफिलिक मान सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके पास 20 से 30, तो ये तो नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं अब आपके कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा, तो 50 से 57 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नियर अबाउट घूम रहा है किसके, 40 से 60 के बीच में। और ऑप्टिमम भी बोला उसने कितना सर, 57। तो यहाँ पे ऑप्टिमम का क्राइटेरिया भी क्या हो रहा है सर, फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो गया सर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चन थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल में कवर किया है। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम अपने 2 मार्क्स क्वेश्चंस की। तो ये रहा 2 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, क्वेश्चंस पूछा गया था आपके पास कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज 2500 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम दे दिया आपके पास, कितना दे दिया है सर, ये 2500 मीटर क्यूब दे दिया है। और आगे क्या बोल रहा है, एंड द वेस्ट वाटर फ्लो इज 25 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर पर डे। और आपके पास यहाँ पे क्या दे दिया है, डिस्चार्ज दे दिया है, कितना दे दिया सर आपके पास, 25 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर्स पर डे दे दिया है। अब लीटर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब में। तो ये बन जाएगा आपके पास 25 इंटू 10 डेज की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर -3 मीटर क्यूब पर डे बन गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोला उसने कि डिटेंशन टाइम ऑफ द सेटलिंग टैंक आपको निकालना है, यानी कि dt आपको निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है सर, आपके पास वॉल्यूम होता है डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम होता है। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे तो यहाँ पर आपका डिटेंशन टाइम चाहिए। तो डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है सर आपके पास, सर ये है 2500 मीटर क्यूब है आपके पास, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ रहा है 25 इंटू 10 डेज की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर -3 मीटर क्यूब पर डे है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपका मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया है, डे ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो यहाँ पर डिटेंशन टाइम आ जाएगा वो सर 0.1 डे आ जाएगा। कितना आ गया सर, 0.1 डे आ गया। ये तो डे में आ गया है। अगर आप इसको हार्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिएगा। ठीक है। तो हार्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर किससे, 24 से। तो ये कितना आ जाएगा, 24/10 हार आ जाएगा। क्लियर है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डे में पूछा था तो 0.1 डे आपका आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सेप्टिक टैंक है जो 7 मीटर इन वॉल्यूम है। सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दे दिया है सर आपके पास, 60 मीटर क्यूब दे दिया गया। आगे क्या बोला है, सर्व फॉर 5 पीपल। कितने नंबर ऑफ पीपल सर्व कर रहे हैं सर, यहाँ पर 5 पीपल कर रहे हैं, तो n हो गया मेरे पास 5। क्लियर है। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इज 70 लीटर। और जो यहाँ पे रेट ऑफ एक्यूमुलेशन दिया गया है, R दे दिया गया हो आपके पास 70 लीटर पर कैपिटा पर ईयर है, लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, आप लिख सकते हैं पर पर्सन पर ईयर दे दिया गया। क्लियर है। आगे क्या बोला उसने, एंड स्लज इज रिमूव्ड व्हेन इट्स ऑक्यूपाइड 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और जो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्लज ऑक्यूपाइड है, वॉल्यूम ऑफ स्लज को मैं VS लिख रहा हूँ, वो कितना है, या पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्लज इज ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ जो स्लज ऑक्यूपाइड हो रहा है, स्लज ऑक्यूपाइड जो हो रहा है वो 50% है टोटल वॉल्यूम का। तो 0.5 V हो गया मेरे पास, बिल्कुल सही हो गया सर। तो मैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन निकाल सकता हूँ, यस सर। तो मेरा टोटल एक्यूमुलेशन कितना होगा ये देखिएगा। तो अगर मैं टोटल एक्यूमुलेशन देखूँ यहाँ पर, टोटल एक्यूमुलेशन जो हो रहा होगा आपका स्लज का, वो क्या हो रहा होगा सर हमारे पास, वो हो रहा होगा आपके पास R, कितना रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स है, और कितना टाइम आ रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया मेरे पास। तो सपोज कीजिएगा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। उसने बोला है व्हाट इज द क्लीनिंग इंटरवल ऑफ सेप्टिक टैंक। आपने क्लीनिंग इंटरवल निकालना है। क्लियर है। इस क्वेश्चंस को आप एज ए एप्टीट्यूड बेस्ड भी कर सकते हैं, और ऐसे आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा मैं सिंपल कर रहा हूं, आपने क्या करना है, बोथ द इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो आप लिख सकते हैं बोथ द इक्वेशंस को क्या करना है, आपने इक्वेटिंग करना है। इक्वेटिंग में कौन कौन सी सर, एक 1 हो गया आपके पास, और एक सर आपके पास 2 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, R मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू 0.5 V लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखिएगा R कितना रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है सर, 70 लीटर्स का है। 70 लीटर्स पर
पर्सन पर ईयर है, तो 70 लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल सर। तो मैं अगर 70 को 10 डेज की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लीटर से किस में चला जाएगा, मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर हो जाएगा, बिल्कुल से। कितने नंबर ऑफ पीपल है सर, 5 पीपल है सर, 70 इंटू 10 डेज की पावर -3 लीटर से किस में क्या बने, मीटर क्यूब में। क्लियर है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर, 5 है मेरे पास। टाइम कितना है वो आपको निकालना है, इज इक्वल टू 0.5। वॉल्यूम कितना दिया गया है सर, 7 मीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है सर आपके पास, 7 मीटर क्यूब। तो यहां से मेरे पास टी निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सर, टाइम निकल के आ जाएगा, तो निकालिएगा, तो हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर -3, तो आपके 0.07 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहां से कितना आ गया सर, 0.35 टी आ गया, इज इक्वल टू किसके, आपका 3.5 के। तो यहां से आप टी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो जो टी आएगा मेरे पास वो कितना आएगा सर, 3.5 डिवाइडेड बाय 0.35। क्लियर है, सॉल्व कीजिएगा। 3.5 डिवाइडेड बाय 0.35, तो कितना है आपके पास, 10 आ गया है। तो ये 10 किस में आया सर, आपके पास ईयर्स में आ गया है। क्लियर है। तो यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर कितना आ गया सर, 10 ईयर्स आ गया। क्या दिया था कि एक सेप्टिक टैंक है जिसका वॉल्यूम दिया था सर 7 मीटर क्यूब का है, और जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सर्व कर रहे हैं वो 5 कर रहे हैं, जिसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन आपके पास 70 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर है, ठीक है। तो हमने लीटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया सर, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर -3 कर दिया। क्लियर है। जिसमें वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना ऑक्यूपाइड हो रहा था सर, टोटल वॉल्यूम का 50% ऑक्यूपाइड हो रहा था, यानी कि 0.5 वी कर दिया। क्लियर है। तो टोटल एक्यूमुलेशन कितना हुआ आपके पास, R इंटू N इंटू टी, ठीक है। R क्या है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, N नंबर ऑफ पीपल्स, टी क्या है आपके पास, कितने टाइम, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, और टाइम कितना आ जाएगा सर हमारे पास, 10 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ बिलो। आपको दोनों को क्या करना है, मैच करना है। क्लियर है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपके पास, वो शॉर्ट ट्रिक दिखेगा कि कुछ आपके पास क्या होता है सर, एरोबिक प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल सर। कुछ क्या होते हैं, एरोबिक प्रोसेस होते हैं, कुछ एनारोबिक प्रोसेस होते हैं। कुछ क्या होते हैं सर आपके पास, एनारोबिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट था आपके पास किसका सर, एरोबिक प्रोसेस का था आपके पास, ट्रैपो, TRAP। वैसे तो मैंने ट्रैप बताया, मैंने ओ अपनी ओर से ऐड कर दिया तो ट्रैपो हो गया है। टी से क्या रहता है सर आपका, ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है। टी से क्या रहता है सर हमारे पास, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है। और जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है किस पे बेस्ड होता है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है सर, ये काम करता है अटैच ग्रोथ सिस्टम पे काम करता है। क्लियर है। उसके बाद आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी क्या होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये आपने मुझे बताना है कि किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपके पास ए से, तो ए से क्या होता है सर हमारे पास, ए होता है सर आपके पास एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, जो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे काम करता है। क्लियर है। उसके बाद पी आपको बताना है, पी क्या होता है सर हमारे पास, ऑक्सीडेशन बॉन्ड होता है। और ओ क्या होता है, ऑक्सीडेशन बॉन्ड का मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम एज ए ऑक्सीडेशन डिच बोल सकते हैं। ओडी मतलब ऑक्सीडेशन डिच बोल सकते हैं। उसी तरह से कुछ आपके पास एरोबिक प्रोसेस होते हैं। एरोबिक प्रोसेस में आपके पास, जैसे हम याद रखते हैं सर, एसएमएस, क्या बोला था मैंने आपको, एसएमएस बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास सर एसएमएस हो गया। तो एसएमएस में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एसएमएस की बात करते हैं तो एस क्या होता है सर आपके पास, एस होता है सर आपके पास सेप्टिक टैंक। क्या होता है सर, सेप्टिक टैंक, जिसको आप एज ए एसटी भी बोल सकते हैं। एसटी से सेटलिंग टैंक नहीं, सेप्टिक टैंक। एम से हो गया सर आपका इमहॉप टैंक। क्या हो गया आपके पास सर, इमहॉप टैंक हो गया है। क्लियर है। वैसे क्या हो गया सर आपका, स्लज डाइजेशन टैंक हो गया आपके पास, स्लज डाइजेशन टैंक हो गया है। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से मैकेनिज्म पे काम करते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करता हूं तो ट्रिकलिंग फिल्टर सर ये एरोबिक प्रोसेस है, और किस पे काम करता है, अटैच ग्रोथ प्रोसेस पे काम करता है। एरोबिक प्रोसेस है और अटैच ग्रोथ। तो यहाँ पर ए का मैं लिख सकता हूँ 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर ए का 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं बी की, बी में क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है सर, ये आपका एरोबिक प्रोसेस है, और कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है सर, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पर
एरोबिक एंड सस्पेंडेड। तो यहाँ पर एक्टिविटीज, यहाँ पे बी का क्या हो गया सर आपके पास, बी का हो गया आपके पास 3 हो गया है, बी का क्या हो गया सर 3 हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डिस्पर्जन ट्रेंच की। जब हम बात करते हैं आपके डिस्पर्जन ट्रेंच की, तो ट्रेंच किस पे बेस्ड होता है सर आपका, ये एनारोबिक पे बेस्ड होता है, आपको पता होगा, तो ये एनारोबिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया सर आपका, सी का हो गया सर आपके पास 1 हो गया। अब बचता है डी, और डी क्या है सर आपका सेप्टिक टैंक है, और सेप्टिक टैंक किस पे बेस्ड होता है सर, एनारोबिक प्रोसेस होता है, तो ये एनारोबिक है। और किस पे है सर, ये आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे वर्क करता है। किस पे काम करता है सर, ये आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर 2, 3, 1, और यहाँ पे डी का हो गया सर आपके पास 4 हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को भी क्या कर लिया है, अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो देखिएगा, ये जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स है काफी हेल्प करेगी, इसी क्वेश्चंस में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका क्या आंसर देते हैं। ठीक है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इज नॉट करेक्टली, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं लुगुनिन की, तो लुगुनिन क्या करते हैं, हम आपके स्लज को डिस्पोजल करते हैं, और इल्यूट्रेशंस में क्या करते हैं कि वॉशिंग ऑफ डाइजेस्टिव स्लज। क्या ये सही है? फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर डी है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि यूलिट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, और ये लगूनिंग क्या होता है। ये तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा आपको देखना भी नहीं था। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको जानबूझ के दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। हालांकि जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्वेश्चंस को आप उल्टा पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट अभी आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है कि एक कन्वेंशनल एक्टिविटी स्लज प्लांट इज डिजाइन टू ट्रीट 30 mld, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिस्चार्ज दिया है, कितने mld का है आपके पास 30 mld। 30 mld को मैं लिख सकता हूँ सर आपके पास 30 × 10⁻⁶ लीटर पर डे। क्या लिख सकते हैं सर हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद उसने क्या बोला है कि हैविंग द BOD इक्वल टू, कि जो सेटल स्लज है उसका जो BOD है, ये BOD आपके पास क्या है, जो एंटर किया है आपका PST से, तो मैं उसको S नोट भी बोल सकता हूं, या BOD नोट भी लिख सकता हूं इसको मैं, या उसको मैं Y नोट भी लिख सकता हूं। तो मैं S नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो S नोट कितना आ गया आपके पास सर, ये 260 मिलीग्राम्स पर लीटर आ गया है। क्लियर है? और आगे क्या बोला हो, जो एफुलेंट BOD है, जिसको आप एज ए BOD एफुलेंट बोल सकते हैं, BODE बोल सकते हैं, YE लिख सकते हैं, और आप S लिख सकते हैं। तो मैं S से लिख रहा हूं, तो कितना हो गया सर आपके पास 20 मिलीग्राम्स पर लीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो, कि जो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो है वो कितना है आपके पास 0.21 kg पर डे है। केजी से केजी तो आपका कैंसिल हो गया है, तो किस में आ गया ये सर आपका डे इनवर्स में आ गया, 0.21 डे इनवर्स। ठीक है, तो डे -1। क्लियर है? और आगे क्या बोला है कि कंसंट्रेशन दी है मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, बोले तो X दिया है आपके पास, कितना दिया है सर 3200 मिलीग्राम्स पर लीटर दे दिया गया। क्लियर है? और हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम पूछा है आपके पास, HRT आपसे पूछा है। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम आप सभी को पता होता है कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कैसे निकलता है, अभी आपने देखा वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज निकलता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर में आपके पास कितना BOD एफ्लुएंट है सर, आपके पास 260 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको बताना है कि 30 ml में कितना होगा, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसको निकालने का तरीका इजी है कि यहाँ पर देखिएगा कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो जो हो जाएगा कि कितना टोटल है आपके पास सर 32 mld है। तो 32 mld को आप क्या लिख सकते थे, 32 × 10⁻⁶ लीटर्स पर डे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना ऐड किया गया सर 1 लीटर में, 260 किया गया है, तो ये 260 मिलीग्राम्स पर लीटर लिख दिया आपने। ठीक है, क्योंकि लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा बाय आपके पास नेक्स्ट क्या है, कितना कंसंट्रेशन है सर आपके पास सर 3200 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3200 मिलीग्राम्स पर लीटर है। सर कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो आपके पास कितना दे दिया है 0.2 डे इनवर्स दे दिया है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 3200 × 10⁻⁶ लीटर्स पर डे इंटू 260 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, बाई हो गया आपके पास कितना यहाँ पर 3200 × 10⁻⁶। ये 32 नहीं है भैया आपका, ये 30 mld है, बार बार 32 नहीं लिखेगा, यहाँ पे कितना है सर 30 है,
30 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पे भी 30 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 30 इंटू 10⁶ लीटर पर डे इंटू 260 इंटू 3200। आपके पास ये किस में है सर, मिलीग्राम्स पर डे में है। तो यहाँ पे 6 कैसे आ गया भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 3200 मिलीग्राम्स पर लीटर इनटू आपके पास यहाँ पे कितना आ गया सर, वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सर 30 इंटू 10⁶ लीटर पर डे मल्टीप्लाई बाय 260 मिलीग्राम्स पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर बाई आपके पास 3200 मिलीग्राम्स पर लीटर इंटू 0.21 डे इनवर्स, ठीक है। डे ऊपर चला जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, वॉल्यूम आ जाए। डे से डे तो कैंसिल ही हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा मिलीग्राम पर लीटर से मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, डे से डे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। जरा कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ आपने किया इंटू 260 किया आपने, ये आ गया है, डिवाइडेड बाय किया आपने 3200 मल्टीप्लाई बाय 0.21, तो आपके पास कितना आया सर, ये 11607 समथिंग आया। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ तो यहाँ से कितना वॉल्यूम आ गया आपके पास, 11607। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया सर आपके पास 11607.142 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आ गया है। डिस्चार्ज उसका ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या हो गया आपके पास, कितना वॉल्यूम है सर मेरे पास, यहाँ पर वॉल्यूम है 11607.1428 समथिंग आ रहा है, ये मीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, डिस्चार्ज है वो 30 mld है, लीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दिएगा, मीटर क्यूब में। तो आपके पास हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो डे से डे सॉरी मीटर क्यूब से आपका मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो अब जरा कैलकुलेट कीजिएगा आंसर क्या आता है। तो आपने क्या किया सर, ये आ गया है, डिवाइडेड बाय कीजिएगा 30 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ कितना आया सर, यहाँ पर 0.386 आया आपके पास। ये कितना आ गया सर, 0.386, ठीक है। कुछ यही आया है, डे में आया है। अब इसको किस में चाहिए सर, आपको हार्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 24 कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 0.386 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आपके पास आ जाएगा सर ये 9.2857 हार आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको हार में ही चाहिए था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 9.258 हार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी किया था, आपके पास सिंपल क्वेश्चन था। इसमें ये था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे उसने क्या दिया था, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो दिया था कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो में आपको ये पता होना चाहिए था कि कितना बीओडी एफ्लुएंट है सर आपका 260 मिलीग्राम है, तो कितना डिस्चार्ज है टोटल 30, तो 30 ml के लिए कितना आएगा आपके पास कंसंट्रेशन, तो 30 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे इंटू 260 आएगा, बाय कितना कंसंट्रेशन है सर आपका 3200 मिलीग्राम है, इंटू कितना वॉल्यूम है, वी आपको फाइंड आउट कर देना था, ठीक है। तो यहाँ से वी आ गया आपके पास सर 11607.148 समथिंग आ गया, तो जिससे आपके पास यहाँ पर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इजिली निकल के आ जाएगा। 0.386 डे में आया, हार्ट्स में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय उसको 24 करना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, यस सर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सीवेज सैंपल है जिसका डीओ दे दिया है आपके पास 20 मिलीग्राम। तो कोई बात नहीं, एक हम सीवेज सैंपल ले लेते हैं। कौन से बात कर रहा है सर, वो आपके पास एक सीवेज सैंपल की बात कर रहा है, और ये सीवेज सैंपल है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या है सर, ये आपके पास सीवेज सैंपल है, और सीवेज सैंपल का आपके पास डीओ दिया है, और डीओ कितना दिया है सर, ये 2 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है। क्लियर है, और उसमें सर अपने ऐड किया गया है कौन सा आपका एरिएटेड वाटर। तो एरिएटेड वाटर जब उसने ऐड किया तो देखिएगा यहाँ पर
क्वेश्चन को साथ साथ कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ये मेरा कुछ एरिएटेड वाटर ऐड किया मैंने, कुछ कौन सा है सर, ये आपका एरिएटेड वाटर है। और एरिएटेड वाटर का डीओ कितना दिया है सर आपके पास, वो दिया है सर 8 मिलीग्राम्स पर लीटर दिया गया है। क्लियर है। वाज केप्ट इन इंक्यूबेटर टू फाइंड स्टैंडर्ड बीओडी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड बीओडी फाइंड आउट करना है। हाउएवर इट वाज लेटर फाउंड दैट द इंक्यूबेटर वाज फॉल्टी विद डिस्प्लेस लीडिंग बीइंग 5 डिग्री सेल्सियस। और वो क्या है कि जो भी आप उसको टेस्ट कर रहे हैं ना, वो टेस्ट कैसा है आपके पास, फॉल्टी डिस्प्ले रीडिंग दे रहा है। यानी कि अंदर आपका जो टेस्ट चल रहा है वो आपका हो सकता है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे है, बट वो जो बाहर जो वैल्यू दिखा दे रहा है वो कुछ फॉल्टी दिखाई दे रहा है, जहां पे 5 डिग्री का रहा है। तो जो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है बीओडी का, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, बट यहाँ पे 5 डिग्री का क्या आपका वहां पर फॉल्ट दिखाई दे रहा है। तो आपका जो टेस्ट वहां पे परफॉर्म हो रहा होगा वो कितने डिग्री पे परफॉर्म हो रहा होगा सर, 15 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म हो रहा होगा। तो एक्चुअल टेम्परेचर वहां पे कितना होगा सर आपका, वो 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या दे रहा है आपको, ऐसे वो आपके पास फॉल्टी विद डिस्प्ले रीडिंग दे रहा है 5 डिग्री सेल्सियस का। तो आपका बीओडी टेस्ट 20 डिग्री पे किया जा रहा है, 5 आपका माइनस कर देंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है उसने कि इफ द फाइनल डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, और जो फाइनल डीओ दिया है वो आपके पास 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर दिया है। आफ्टर द इंक्यूबेशन द अल्टीमेट बीओडी, आपको क्या निकालना है, अल्टीमेट बीओडी निकालना है, जिसके लिए के की वैल्यू दी है बेस ई पे 0.23 डे इनवर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, और डाइल्यूशन फैक्टर दिया है आपके पास कितना, 4% दिया है। तो अब सपोज कीजिएगा डाइल्यूशन फैक्टर आपके पास दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास अगर टोटल सैंपल देखें तो ये मेरे पास सर 100 ml का सैंपल है। सपोज कीजिएगा कितने ml का सैंपल है सर, ये 100 ml का सैंपल है। तो 100 ml में से जो एरिएटेड वाटर रहेगा और 4% डाइल्यूशन बोला उसने, तो देखिएगा 4% डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि एरिएटेड वाटर आपका 96 है, जबकि आपका सीवेज सैंपल आपका 4 है। क्लियर है। कुछ इसी तरह से तभी आपका ये क्या बना होगा, 100 ml बना होगा। क्लियर है, कुछ इसी तरह से है। तो जब आपके पास ये आया तो उसने क्या बोला, उसको आपने उसको कितने टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया होगा सर, 15 डिग्री पे, क्योंकि 5 का तो फॉल्टी दिखा रहा है, तो उसने आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको क्या किया होगा, ट्रीट। तो इस कंडीशन में जो आपका डीओ फाइनल आया होगा, तो डीओ फाइनल आया होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से आया होगा। तो जो डीओ फाइनल की वैल्यू उसने दी है वो कितनी दी है सर, 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर दी गई है। क्लियर है, वही दिया है। यहाँ पे डीओ इनिशियल 2 मिलीग्राम था और फाइनल कितना हुआ आपके पास, 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर हुआ। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, डीओ इनिशियल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो देखिएगा डीओ इनिशियल क्या होगा, डीओ आई, ठीक है, इनिशियल डीओ बोलते हैं उसको। इनिशियल डीओ हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पर 96, 8 मल्टीप्लाई बाय 96, 8 मल्टीप्लाई बाय 96 कर दीजिएगा आप, बाय टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास, 100 ml है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, इनिशियल डीओ निकल जाएगा। तो इनिशियल डीओ कितना हो जाएगा आपके पास, 8 प्लस 8 इंटू 96 कितना है आपके पास, 7 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कितना आएगा सर, 7.76 आ गया, 7.76 आएगा। तो इनिशियल डीओ आपका 7.76 था, बट आफ्टर टेस्ट जब 15 डिग्री सेल्सियस पे वो टेस्ट किया गया तो वहां पे आपका फाइनल डीओ कितना आया था सर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर आया था। देखिएगा इस क्वेश्चंस में क्या था कि आपके पास सीवेज सैंपल का डीओ दिया था और एरिएटेड वाटर का डीओ दिया था। आपने एक सैंपल ले लिया है कि 100 ml का मेरे पास एक सैंपल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसने डाइल्यूशन फैक्टर 4% दिया है। तो सपोज कीजिएगा आपके पास डाइल्यूशन कितना है, 100 ml का सैंपल था, उस 100 ml में से सीवेज सैंपल का 4 गया, तो एरिएटेड वाटर का कितने पार्ट्स होंगे, 96 पार्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया सर, डीओ इनिशियल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो बीओडी एट 5 डिग्री पे निकालना है, 15 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। तो देखिएगा बीओडी एट 5 डे एट 15 डिग्री सेल्सियस पे मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकालो या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना है सर आपका, इनिशियल डीओ कितना है सर, 7.76 है, माइनस फाइनल डीओ कितना है, 1.5 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कितना हुआ, 4% का हुआ, तो दैट इज 0.04। कैलकुलेट कीजिएगा जरा कितना आता है आपके पास। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 7.76 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.04, तो यहाँ से कितना आ गया, 156.5 आ गया है। तो 156.5, तो आपका 5 दिन का जो बीओडी आया एट 15 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 156.5 मिलीग्राम्स पर लीटर आया।
क्लियर है? कुछ यही कंडीशंस आई होगी आपके पास, बिल्कुल आई होगी। अब आपको क्या निकालना है? आपको तो अल्टीमेट बीओडी निकालना है। तो अल्टीमेट बीओडी का रिलेशंस क्या होता है? बीओडी 5 at 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी इज 1 माइनस बेस ई की पावर माइनस के। ठीक है, कुछ इसी तरह से रिलेशन था आपके पास, बिल्कुल इसी तरह से, के एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस इनटू टी। क्लियर है? तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया है। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर के 15 डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो इसके लिए आपको मैंने एक रिलेशंस बताए थे, रिऑक्सीजनेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सर डिऑक्सीजनेशन को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा कि के टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, के एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास, मैं थीटा जानबूझ के लिख रहा हूं अभी, t माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू, अगर आपका एट ए टेम्परेचर्स आपका क्या हो सर, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो यहाँ पे वैल्यू होती है 1.0647 होती है। कुछ यही स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है आपके पास, बिल्कुल ली जाती है सर, 67 समथिंग कुछ ये आएगी आपके पास, 67। यहाँ पे मैंने ये पीछे भी किया हुआ था आपके पास, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। कहाँ किया था सर हमने? यहाँ पे किया था कुछ, यहाँ पे बताया था कि अगर आपका टेम्परेचर क्या हो, टाइम, अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वहां पे जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास 1.016 रहेगी। क्या रहेगी? 1.016 रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है सर, आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, 20 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो अगर टेम्परेचर आपके पास लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस हो तो वहां पे आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1.056 रहेगी आपके पास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां पे 1.07 समथिंग थी, कुछ यही थी ना भाई। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर क्या हो 20 डिग्री, तो ये तो आपका टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप भूल जाओ। तो आपको कितना लेना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 1.056 लेनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास के टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये के 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.056 इज टी माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर के एट ए 20 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वैल्यू दी है 0.23, तो ये हो जाएगा 0.23 इज 1.056। ठीक है, टी कितना है सर, 15 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 0.23 1.056 टी की पावर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ यही आ जाएगा आपके पास। यस सर, यही आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है भाई, कहीं ये सोचे कि ये सर ने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1.056 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे के एट टी टेम्परेचर आ गया आपके पास, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कितना आया सर आपके पास, 0.175 डे इनवर्स आया। तो 0.175 डे इनवर्स आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, पुट 5 डिग्री पे दिया है सर आपके पास, यहाँ पे ये पुट कीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 156.5। ठीक है, इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी आपको निकालना है। तो बीओडी अल्टीमेट आपको निकालना है 1 माइनस बेस ई की पावर माइनस के एट 15 डिग्री सेल्सियस देखना है आपको। तो कितना है आपके पास सर यहाँ पर, तो सर ये आया मेरे पास 0.175, तो दैट इज 0.175 डे इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 5 दिन के लिए देखना है, तो आपके पास ये आ गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास सर, अल्टीमेट बीओडी आ जाएगा। और अल्टीमेट बीओडी कितना है सर आपके पास, ये आया 268 पॉइंट आपके पास 37 समथिंग आया है, मिलीग्राम्स पर लीटर आ गया है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ द हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज 100 मीटर क्यूब। आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है और कितना दे दिया है सर आपके पास, 100 मीटर क्यूब दे दिया गया। एंड इट्स वर्किंग एफिशिएंसी दे दी आपके पास सर कितनी, 75% दे दी है। रीसर्कुलेशन रेशो आर आपके पास यहाँ पर 1.5 दे दिया है। ट्रीटिंग ऑफ सीवेज यानी कि ट्रीटेबिलिटी फैक्टर कितना दिया आपके पास, ट्रीटेबिलिटी फैक्टर स्मॉल एफ दे दिया आपके पास आज 0.85। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास ट्रीटेबिलिटी फैक्टर होता है वो कितना होता है सीवेज का सर, 0.9 होता है। क्लियर है? बीओडी इन केजी पर डे। एंटरिंग द
फिल्टर यूनिट विल बी, कि कितना वहां पे बीओडी आपका एंटर हो रहा है। तो बीओडी को मैं एज ए डब्ल्यू से भी मेंशन कर सकता हूं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग द एनसीआर इक्वेशंस, तो एनसीआर इक्वेशंस इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनसीआर इक्वेशंस। तो एनसीआर इक्वेशंस क्या बोलती है आपके पास कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हाई रेट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 100/1 प्लस 0.44 स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास W/V एफ। एफ क्या हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है, स्मॉल एफ नहीं है भाई, ये आपके पास ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस f को कैलकुलेट करते थे तो इस f का फॉर्मूला तो आप सभी को ही पता होगा, क्या होगा सर, f क्या था सर हमारे पास, f होता है 1 प्लस r इज इक्वल टू, कितना आता था सर, 1 प्लस 0.1 r का होल स्क्वायर। और ये भी आपको पता होगा कि सर ये 0.1 क्यों आया था, क्लियर है। तो देखिएगा इसका भी रीजन है, तो हम यहाँ पर इसको अगर लिखें इस फैक्टर को, तो ये f जो हमें लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 1 प्लस r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस स्मॉल f ट्रीटेबिलिटी फैक्टर इनटू r का क्या कर दो आप सर, होल स्क्वायर कर दो, तो ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ट्रीटेबिलिटी फैक्टर लिया जाता है सीवेज का, कितना लिया जाता है सर, 0.9 लिया जाता। जब 1 में से 0.9 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 0.9। बट आज आपके पास ट्रीटेबिलिटी फैक्टर दे दिया गया है कितना, 0.85। तो जब आप 1 में से 0.85 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, 0.15 बचेगा। अब 0.1 की जगह कितना बचेगा, 0.15। कब, जब सर आज आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस f इज इक्वल टू 1 प्लस r, r की जगह भी आपके पास है सर, r कितना दे दिया है सर, मेरे पास r दे दिया है सर 1.5। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सर 1.5 इज 1 प्लस 1 माइनस f, f कितना है सर 0.85 है, तो 0.85, ठीक है, इंटू आर, आर कितना है सर 1.5 का क्या कर दो आप, होल का स्क्वायर कर दो, क्लियर है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके क्या है जरा देखिएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से समथिंग आएगा 1.66 आपके पास 59 आ जाएगा। तो जिसको आप अप्रॉक्स ले सकते हैं 1.66 ले सकते हैं। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सर मेरे पास आपके पास f आ गया है, क्लियर है। ये फॉर्मूला कब था, जब आपके पास सर स्मॉल f की वैल्यू कितनी होती है सर, 0.9 होती है, दिस इज द ट्रीटेबिलिटी फैक्टर। बट आज कितनी दी गई है, ट्रीटिंग ऑफ सीवेज की वैल्यू 0.85 दी गई है, तो आपने यहाँ पे 0.85 से माइनस किया, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं लोग, इस फॉर्मूले को अच्छे से बोलते हैं कि ये फॉर्मूला है, नहीं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के साथ कि आपको ट्रीटेबिलिटी फैक्टर दे दिया जाता है, तो जब ट्रीटेबिलिटी फैक्टर आज दिया गया है तो आपके पास यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आई सर, 1.66 आई, बिल्कुल आई। तो अब आप पुट कीजिएगा, एफिशिएंसी कितनी है सर मेरे पास यहाँ पर 75% है, क्लियर है। तो 75% इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 है तो 100 का 100 रहेगा आपके पास 1 प्लस 0.44। अब जो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो W निकालना है, तो W इज इक्वल टू V क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया है आपके पास 100 मीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं बाई 100 मीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब में है, मीटर क्यूब में है तो आप 100 ही लोगे, ठीक है। और इंटू f, f आपके पास कितना दिया है सर, ये f आपने निकाल दिया है 1.66, तो आप 1.66 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं सर, यहाँ से आप W निकाल सकते हैं, ठीक है। और W कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 956.13 समथिंग आ जाएगा, किलो जूल पर डे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस भी मैं जानबूझ के लाया क्योंकि स्टूडेंट को ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होता है f का, बट आपको यहाँ पे इसके ट्रीटेबिलिटी फैक्टर वाले फॉर्मूले के साथ जाना है, क्लियर है। वैसे तो अगर हम सीवेज की बात करते हैं, सीवेज का जो ट्रीटेबिलिटी फैक्टर लिया जाता है इंडिया में 0.9 लिया जाता है, बट आज उसने क्वेश्चन में खुद का ट्रीटेबिलिटी फैक्टर दिया गया। जब खुद का दिया गया है तो आपको ये वाला यहाँ पर याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्लियर है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया सर, यहाँ पर 956.13 किलो जूल केजी पर डे हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में कितना होगा आपके पास बीओडी का वेट, 956.13 केजी होगा। तो ये किसकी फॉर्म में है आपके पास, बीओडी की फॉर्म में, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या है आपके पास, द फ्लोइंग स्टेटमेंट S1, S2 एंड S3 पर्टेन टू BOD एंड COD वेस्ट वाटर। आपके पास कुछ यहाँ पे BOD और COD के बेस पर कुछ आपके पास क्या दे दी गई है, स्टेटमेंट दे दी गई है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द 5 BOD वैल्यू वेस्ट वाटर ओनली कार्बोनिशियस BOD। नहीं, अगर हम 5 दिन के BOD की बात करते हैं तो उसमें आपके पास दोनों ही डिमांड हो सकती है, वो आपके कार्बोनिशियस भी हो सकती है और आपके पास नाइट्रोजीनियस भी हो। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। S2 आपका ट्रू है। और अगर मैं बात करता हूँ S3 की, तो COD गिव्स एन आइडिया अबाउट नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल, अगर हम COD की बात करते हैं यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, तो क्या बताता है आपको, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वेदर बायोडिग्रेडेबल और बायोरिफैक्टरी ऑर्गेनिक मैटर। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट सर S2 एंड S3 है। क्लियर है? तो ये भी आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इन ए हाई रेट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम ऑफ बॉन्डिंग कैन बी सॉल्व्ड है, कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम आती है ट्रिकलिंग फिल्टर में एज ए बॉन्डिंग की, उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं रैकिंग एंड क्लोरीनेशन से। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, रैकिंग एंड क्लोरीनेशन। देखिएगा यहाँ पे फ्लोडिंग एंड रैकिंग भी बोला था, फ्लडिंग एंड रैकिंग तो ये नहीं होगा सर आपके पास, क्योंकि फ्लडिंग से तो नहीं होगा। उसके बाद बोला सर क्लोरीनेशन, हाँ क्लोरीनेशन से हो सकता है बट सप्लायर से नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह से ना फ्लडिंग से हो सकता है ना सप्लायर से हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से जो हमारा थर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उसका अपनी प्रॉपर्ली सॉल्यूशन यहाँ पर अच्छे से आपको कवर करवाया, ताकि आप हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ सको और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है? क्वेश्चन को मैं जानबूझ के लेके आया ताकि आप गलती कहाँ करते हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप गलती ना करें। क्लियर है? तो बेटर होगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि सर इस तरह के टेस्ट आप और भी कंडक्ट करवाइएगा तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हम किसी और नए दिन नए टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ।